हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूपी ट्रिपल सी पीटी परीक्षा, सामान्य विज्ञान, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो टॉप 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में करना है और अपनी तैयारी को जाँच कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी बताइए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उच्च ताप। पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग ध्यान से पढ़कर जाइए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। एक भारी नाभिक है और जब हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। टूटने की क्रिया क्या कहते हैं और जुड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो फोर का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए कौन सही है? भारी नाभिक एक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, जब भारी नाभिक होता है, जब दो हल्के नाभिकों की प्रक्रिया में टूटता है, जब मान लेते हैं कोई नाभिक है और ये दो हल्के बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, जब मतलब एक भारीकरण होता है ना, ऐसे बड़ा, और उसमें दो हल्के बराबर नाभिकों टूट जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, जल्दी बताइए। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? जल्दी बताइए। परावर्तन है कि विवर्तन की अपवर्तन है, किसके कारण? जल्दी बताइए। 5 का, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बताइए। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग पर विचलित हो जाता है। इसी को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, जल्दी बताइए, छठा नंबर क्या कह रहा है? प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 6 का, तो 6 का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए, 6 का कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेक्टिफायर। इसे दिष्टकारी के रूप में हिंदी में जो है दिष्टकारी कहा जाता है। ठीक है, दिष्टकारी हिंदी में, और रेक्टिफायर इंग्लिश शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? जल्दी बताइए। 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 36 से 45 डिग्री के अंश पर। ठीक है, टेस्ट रूप है। जल्दी बताइए, टेस्ट है, एक तरह से टेस्ट ही है और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। लिखा क्या है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश का परावर्तन के नाम से जाता है। जब कोई चिकना तल है और उससे प्रकाश वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा की जाती है? जल्दी बताइए। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आयोडोमीटर, है ना। आर्द्रता की माप किसी की जाती है? आयोडोमीटर से ना, ओडोमीटर से। एक हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, मैनोमीटर है, आयोडोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
डी होगा ना। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे आर्द्रता मापी के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाभ की संलयन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइजैक न्यूटन की चार्ल्स न्यूटन। जल्दी बताइए, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कौन सही होगा? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए तो ये अवतल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए देना है। अगर निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तभी अवतल लेंस होगा। अगर दूर दृष्टि दोष बोले, ठीक है, दूर दृष्टि दोष अगर बोले तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल लेंस होगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पृष्ठीय तनाव के कारण। अब नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए दैट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अब नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए। 16 का कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जरूर लिख कर लेना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी दैट आंसर, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निर्वात। ठीक है। अब नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जा सकती है? भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, रिएक्टर पैमाना एक ऐसा पैमाना होता है जिससे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई एक छड़ है, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वह किसके कारण होती है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जल्दी बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ईटा पर नाच। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे सैमसन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, इससे हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है?
तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरोध किसका मात्रक है, ओम का, ठीक है। जूल कार्य है, कार्य जूल ये कार्य का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लेंस होना चाहिए ना, जल्दी बताइए। 25 का तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। यहाँ पर कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन सम्मिलित कर लिए गए हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन। तो बताइए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, स्पार्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पार्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 27 का जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट, एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंगस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पोडोलॉजी में ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, भूमि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, वार्गिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, जो बरगद के पेड़ होते हैं ना उसमें मोटी मोटी जड़ें लटकती रहती हैं, उन्हें की क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल, क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। तो जड़, जड़ जो है हमेशा रहता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होता है, तना होता है। अब नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तना है, यहाँ बताना है, निम्नलिखित में कौन एक तना है। तो तना क्या है, आलू, तो खाने वाला भाग क्या होता है, आलू का तना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद, प्रकंद कहा जाता है उसे, ठीक है। कंद किसे कहते हैं, आलू को, और प्रकंद हल्दी। अदरक क्या है, अदरक क्या है ये हमको बताना है, अदरक। तो अदरक को राइजोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, तना को प्याज कहा जाता है, ठीक है। और आलू भी तना होता है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तना को। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाता है, तो उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जल्दी से आंसर दीजिए कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रेफ्लिसियस, रेफ्लिसियस के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, ठीक है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, उसे कहते हैं वुल्फिया, वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प
माना जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिंको। अब नेक्स्ट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इपेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी इज इफेंड्रा, इफेडेमी, इफेंड्रा। ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी कौन आते हैं? जल्दी बताइए जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो 47 का जल्दी बताइए कौन सही है? डी है। क्या है? सभी है ना। जैव प्रक्रम है भाई, पोषण है जैव प्रक्रम, उत्सर्जन जैव प्रक्रम, श्वसन जैव प्रक्रम। भाई श्वास बार बार लेते हैं, उत्सर्जित बार बार करते हैं, पोषण हम बार बार करते हैं, तो जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो CO2 ऑप्शन नंबर डी 0.03% CO2 पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपनते हैं, छाया में उगते हैं, उन पौधों को सियोका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसे सियोकाइट्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है, ये हमको बताना है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पाठ्यांक है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों पैमाने पर समान रहता है। ठीक। अब नेक्स्ट, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो तैरते हमको दिखाई देते हैं, वो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? ये हमको बताना है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पायरोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या दूरी पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है? जल्दी बताइए, ए या बी कौन सही है 54 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तापमान पर। ठीक है। तो तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर कर रहता है, जो जितना तेज रहता है उसका तापमान उतना ही अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? जल्दी बताइए 55 का। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, बैगनी। बैगनी रंग एक ऐसा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। अगर बात करें लाल की, तो सबसे कम विचलित होता है। लाल जो है सबसे कम और बैगनी सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे अपवर्तन के नाम से जानते हैं, अभी पिछली में बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, वर्तमान समय में सड़कों पर रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हमको बताना है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, नियान गैस। कौन सा गैस? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? जो सबसे अच्छा बल, सशक्त बल कौन सा, जल्दी बताइए प्रकृति में। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट, बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी द राइट, तापमान।
तापमान को मापने में किया जाता है बोलोमीटर का प्रयोग। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना पर आधारित है, ये हमको बताना है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? तो 1660 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जड़त्व के नियम पर। ठीक है, जड़त्व के नियम और न्यूटन का प्रथम नियम इज इक्वल टू संकल्पना देता है। मतलब किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए 61 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुरुत्वाकर्षण के बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? विद्युत चालकता जो है किसकी अधिकतम होती है, ये अभी हम पिछले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन कुछ दूसरे हिसाब से पूछा गया था और यहाँ पर कुछ दूसरे हिसाब से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है या तत्व है जो विद्युत चालकता की अधिकतम चालकता बताती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक की बात करें तो फ्रैंकलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला नंबर मतलब 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताना है। यदि कोई माध्यम का तापमान बढ़ गया और उस माध्यम में प्रकाश का वेग, अगर तापमान बढ़ता है तो क्या वेग भी बढ़ता है कि वेग घट जाता है, ये हमको बताना है। 65 का सोचिए विचारिए और बताइए। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी इज अपवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? मृगमरीचिका पढ़ेगा ना, 10th क्लास में है सब, जल्दी बताइए। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। 67 का। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत के आधार पर आधारित है। फ़ारेनहाइट इस खेल में पानी का गलनांक बिंदु होता है, ये बताना है इस खेल में। हाँ, फ़ारेनहाइट में बताना है आपको पानी गलनांक कितना होता है फ़ारेनहाइट में। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 32 फ़ारेनहाइट। कितना? 32 फ़ारेनहाइट होता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। 69 का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये टेस्ट है और टेस्ट को आप अच्छे से क्लियर करके ध्यान से दीजिए और याद, अगर आपको याद भी नहीं है तो याद करते जाइए। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सारे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ऐसे ही ले गए हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताइए। 69 का। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। अब नेक्स्ट नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। ये पिछले वीडियो में हम आपको करा भी चुके हैं। तो वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? 17 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है आर्गन। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये बताना है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, जल्दी बताइए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत शक्ति का। ठीक है, डब्लू, किलोवाट घंटा, किलोवाट KWH। अब नेक्स्ट, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? क्या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कि न्यूट्रॉन के कारण, या प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको आंसर देना है 73 का बी नंबर। इलेक्ट्रॉन के कारण जो है एक धातु का तार है, विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इस धातु के तार में, धातु के तार में इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 73 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है ना, या 10⁻+10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻+10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके द्वारा मापी की जाती है? जल्दी बताइए। 74 का, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का नीला क्यों होता है? तो आकाश का नीला प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है ना, तो ऑप्शन नंबर नहीं, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि बैगनी और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात करें बैगनी रंग और नीला रंग, इन दोनों प्रकाश का जो रंग होता है इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? जल्दी बताइए कौन सही होगा। 76 का, यह पृथ्वी केंद्र पर, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट राइट आंसर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, लोलक घड़ी या गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? 77 का दे दिए, जल्दी से बताइए कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, ये आपको बताना है। 78 का, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रासायनिक ऊर्जा है ना, नहीं स्थिर ऊर्जा होगी। क्या होंगी? स्थिर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। घड़ी के स्प्रिंग में जो है स्थिर ऊर्जा का भंडारित होता है, स्थिर ऊर्जा भंडार रहता है किसमें? घड़ी के स्प्रिंग में। 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? 79 का उत्तर दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, क्यूपराइट, हेमेटाइट और क्रायोलाइट। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसमें 79 का? तो ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी की पहिए की गति का उदाहरण बताइए। अगर सड़क पर चल रही है सीधी बैलगाड़ी है, वो गति है, पहिए की गति का उदाहरण बताइए। दोलन या घूर्णन गति होगा कि दोलन स्थानांतरित गति होगा? स्थानांतरित या घूर्णन गति होगा या केवल स्थानांतरित गति होगा? 80 का, दो गति होंगी इसमें, स्थानांतरित और घूर्णन गति। मतलब पहिए जो सड़क पर चल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, इस स्थान पर थी और इस स्थान पर पहुंच गई, तो स्थानांतरण हुआ भी और पहिया घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये घूर्णन गति भी हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों है इसमें। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। उत्तल या अवतल? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा है? आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सेल के विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 83 का, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संवेग।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध स्थापित करता है, ये हमको बताना है। जल्दी बताइए, गति का प्रथम नियम, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा नंबर क्या है, v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। जल्दी बताइए, गति का द्वितीय समीकरण हमको बताना, ये प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण क्या है गति का, जल्दी बताइए। तो 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिति और समय। मतलब हम कह सकते हैं गति का जो द्वितीय समीकरण है, तो गति का द्वितीय समीकरण जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर का, स्थिति और समय, ठीक है। लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि पानी का घनत्व जो है ज़्यादा होता है। क्या, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वह डूब जाती है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। पारे का घनत्व कम होता है, लोहे का घनत्व अधिक होता है, पानी से अधिक होता है, इसलिए लोहा डूब जाता है। पानी का घनत्व अधिक होता है लोहे से, इसीलिए वह कील डूब जाती है, लेकिन पारे से कम होता है, इसलिए वह तैरता रहता है पारे में। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल गुणे विस्थापन किसे के, बल गुणे विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनखंड को क्या कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बल गुणे बल के स्थान विस्थापन, जल्दी बताइए 86 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्य। बल गुणे बल के स्थान विस्थापन कार्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का प्रयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। तो वाट गुणे घंटा गुणे समय, ये होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, U बराबर वाट गुणा घंटा बटा 1000, यही होता है ना, ये है। तो 750 वाट हुआ, 4 घंटा हुआ। कह रहा 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में गुणा, एक दिन में करना है तो गुणा 1 करना है, अगर 2 दिन में करते हैं तो गुणा 2 करना है, बाई 1000 का हमको भाग दे देना है। ये कट जाएगा, ये 25 आया और 25 3 75 हुआ, ठीक है। तो 3 यूनिट आया, कितना आया, 3 यूनिट। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 यूनिट आया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 3 यूनिट जो है ऊर्जा व्यय होगी। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 90 अंश, ठीक है। सब फिजिक्स के क्वेश्चन है, सॉल्व करने पड़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होगी, ये आपको बताना है। प्रतिरोधकता पूछ रहा है, ठीक है, रो का मन पूछ रहा है आपसे। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अनंत होती है, ठीक है। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है अनंत होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्यों, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो धातु में विद्युत की सुचालक होती है। तो 90 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि दो धातुएं मतलब दो विद्युत आवेशों के मध्य, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। विद्युत बल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना विद्युत बल का। अब कह रहा है इनकी दूरी को आधा कर दिया, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 कर दिया जाए तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या परिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। सॉल्व करने के बताइए जल्दी से। इसका फार्मूला हम बता दिए हैं। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 4 गुना होगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 आधा होगा, यहाँ पर 1/8 ऊपर हो जाएगा, जिससे 2 चौको 8, 4 गुना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो जाता है, भाई इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं। जल्दी बताइए। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्षण धनावेशित हो जाती है, क्योंकि क्षण के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम में चले जाते हैं। क्षण की को रेशम से रगड़ जाता है तो क्षण के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम में चला जाता है, इसलिए क्षण धनावेशित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है जब पनडुब्बी पेरिस्कोप का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अगर समुद्र के अंदर हैं आप तो ऊपर की वस्तु को देख सकते हैं पेरिस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ओम का नियम को किसको परिभाषित करता है, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, डी होगा, धारा वोल्ट था, ठीक है। धारा को आई से प्रतीत करते हैं, वी को वोल्टा को 20। तो ओम का नियम जो है V/I होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, V/I, ठीक है। ये ओम का नियम है, ओम का नियम है, V/I इसको परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 94 का। अब नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, इसका किसका नियम है, ये आपको बताना है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। तो ये हमारा ओम का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओम का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब इसमें कह रहा है ना V प्रोपोर्शनल I, तो V/I बराबर R, ये क्या है, ओम का नियम है। और R को किससे प्रतीत करते हैं, R और प्रतिरोध को R से प्रतीत करते हैं, ओम को। प्रतिरोध का मात्रा का ओम होता है, क्या होता है, ओम का ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो होती है वो डेसिबल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उस दूरी को तय करने में लिए गए समय वर्ग के समानुपाती वस्तु का त्वरण क्या होगा, ये बताना है। ये बताना चाहिए को, यह कह रहा है यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यस, उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती, मतलब ये बताना है, एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। तो उस वस्तु का त्वरण ए बताना है, हमको ए बताना है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होगा फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण हमको ज्ञात करना है। तो उस वस्तु का त्वरण क्या कहेगा, ये आपको बताना है। तो घटेगा, क्या कहेगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, ये बताना है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर। वेग क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल देखो, सदिश राशि में दिशा और परिमाण, सदिश राशि की बात करें, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो क्या वेग का कोई दिशा नहीं है, लेकिन गति का दिशा और परिमाण दोनों है। बल गुण, बल गुणे बल की विस्थापन, बल गुण को टाउ से प्रस्तुत किया जाता है, टाउ, ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। 99 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना, ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये मत सोचना कि ये प्रश्न ऐसे ही ले आए हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न को शामिल किया गया है आज के टॉप 100 क्वेश्चन। तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जड़त्व। ठीक है, अगर पत्थर कोई व्यक्ति है, अगर उसको ठोकर मारते हैं तो उसे चोट लगने का कारण है, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जड़त्व। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायु दाब मापी, इसे हिंदी में कहते हैं वायु दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी बोलते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब मापी। ठीक है, वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। तो 100 का ऑप्शन नंबर है एनीमोमीटर। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है, जो वायु दाब को मापने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कुछ क्वेश्चन हैं फिजिक्स के थे जो सॉल्व करने योग्य थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से जी के क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरह से जनरल नॉलेज ही है, लेकिन हाँ विज्ञान के हैं। तो इनको याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सॉल्व अगर करेंगे तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। सॉल्व करोगे पहले 1 मिनट, एक 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट सॉल्व करने में ही चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा समय। और टाइम मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केवल 0.5 मिनट, मतलब आधा मिनट ही टाइम मिलता है। किसी एग्ज़ाम में 0.25 मतलब समझ लो 0.25 मिनट ही टाइम मिलता है। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना भाई, क्यों देर कर रहे हैं आप? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो पुनः मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।